वेलकम टू माय चैनल ऑल इज़ वेल। मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण काल के विषय में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था काल के 3 भेद के बारे में, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। दोस्तों, वर्तमान और भूतकाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानकारी लेंगे भविष्य काल के विषय में। सबसे पहले मैं आपको भविष्य काल की परिभाषा बता दूँ। भविष्य काल जो क्रियाएं भविष्य में होने वाली होती है उसे हम कहते हैं भविष्य काल। उदाहरण के तौर पे मैं पढ़ूंगा, राम स्कूल जाएगा। उदाहरण से ये स्पष्ट है, ये भविष्य में होने वाली क्रियाएं हैं, तो इसे हम भविष्य काल में ही पढ़ेंगे। अब हम भेद के बारे में आपको बता दें तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं दोस्तों। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। इनमें पहला है सामान्य भविष्य, दूसरा है संभाव्य भविष्य, हेतु मद भविष्य। यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य भविष्य के विषय में। सामान्य भविष्य किसे कहेंगे? जब क्रिया के सामान्यतः भविष्य में होने का बोध होता है तो उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। क्रिया के सामान्यतः यानी जो भी क्रिया होने वाली वो सामान्यतः भविष्य में होगी ही, जब उसका हमें बोध होता है उसे हम कहेंगे सामान्य भविष्य। जैसे कि मैं खेलूँगा, ये क्रिया भविष्य में होगी ही, ये इसका बोध है हमें, इसलिए हम इसे सामान्य भविष्य में लेंगे। वह गीत गाएगा, ये दोनों ही क्रियाएं यानी गीत गाने की क्रिया और खेलने की क्रिया भविष्य में होगी ही, इसे हम सामान्य भविष्य में पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा होता है समभाव्य भविष्य। दूसरा भेद है समभाव्य भविष्य। इसका मतलब होता है जब भविष्य में होने की संभावना का बोध होता है, यानी भविष्य में इस क्रिया के होने की सिर्फ एक संभावना दर्शाई जाती है दोस्तों, उस समय हम इसे कहेंगे संभाव्य भविष्य। उदाहरण के लिए शायद धर्मेंद्र आए। शायद, जहाँ शायद लग गया यानी संभावना जताई जा रही है, तो इसे हम संभाव्य भविष्य में लेंगे। शायद धर्मेंद्र आए, इसे हम सामान्य भविष्य में पढ़ेंगे। और तीसरा हमारा भविष्य का भेद है हेतु मद भविष्य। हेतु मद भविष्य, जैसे कि जब क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। इसमें दिया है कि जब क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है तब हम उसे कहते हैं हेतु मद भविष्य। उदाहरण के लिए आप कमाएं तो हम खाएं। आप कमाएं तो हम खाएं। यहाँ उदाहरण से ये स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, यानी एक कोई यहाँ पे काम करेगा, उसके बाद दूसरे को उसका फायदा मिलेगा। तो इसका स्पष्ट हो रहा है हेतु मद भविष्य की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसे हम कहेंगे हेतु मद भविष्य। इसका दूसरा उदाहरण भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं कोशिश करूँ, वह कहे तो मैं कोशिश करूँ। यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसे हम कहेंगे हेतु मद भविष्य। दोस्तों, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।